आगे बढ़ते हैं उसमें। 1 मिनट रुकना। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हम्म। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर बता सकते हो? 4 या 5? सर 4। 4। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, अब हम लोग नेक्स्ट एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। ठीक है। जिसको कि हम लोग क्यू से डिटरमाइन करते हैं। रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो रिएक्शन कोशेंट का जरूरत हमको इसलिए पड़ा ना, क्योंकि ये रिएक्शन कोशेंट जो है ना, हम रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था हमारा के इक्विलिब्रियम, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफाइन करते थे? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ही हमेशा ये डिफाइन होता था ना। खुद बताओ तुम लोग। इसमें जो भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व था, जैसे मान लो ये अगर हम रिएक्शन लिखें A+B, ये कन्वर्ट हो रहा है C में हमारा, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या आता था हमारा? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C। और ये जो कंसंट्रेशन लेते थे C का, हम लोग इक्विलिब्रियम वाला लेते थे या कोई भी रैंडमली कोई भी कंसंट्रेशन ले लेते थे? ये बताओ तो। इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम वाला। उसी तरह ए और बी का भी कंसंट्रेशन जो लेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहे हैं, और ये के इक्विलिब्रियम कौन सा है हमारा? कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग केसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारा रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट क्या हुआ? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एट ईच पॉइंट इन ए रिएक्शन, ठीक है, एट ईच पॉइंट इन ए रिएक्शन we can formulate a ratio of concentration or pressure terms having the same form as the equilibrium constant expression। ठीक है। इसी रेशियो को बोला जाता है रिएक्शन कोसेंट। दिस रेशियो इज known as the reaction quotient Q। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल Q से। और ये रिएक्शन कोशेंट किस चीज में हेल्प करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। ये जो Q का एक्सप्रेशन या Q का जो भी वैल्यू आएगा, वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लो अगर हम इनिशियली एज्यूम करते हैं कि जैसे एक कोई भी रिएक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं, ये A+B, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा C में। ठीक है। इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि एन इनिशियल सबका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका 2 मोल्स है, इसका 3 मोल्स है, मान लो इसका 4 मोल्स है यहाँ पे। ठीक है। समझ आ रहा है बात? हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं? यस सर। तो एक पॉइंट तुम लोग को इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम लिखा चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जो है, अगर मान लो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अगर अवेलेबल है इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम जो है अटेन करने के लिए वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करके भी और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको और कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही दिया हुआ है कि जो हमारा ए और
ए प्लस बी ये रिएक्ट होकर सी जो बन रहा है, इन सब का इनिशियल मोल्स हमारा 2, 3 और 4 है। ठीक है, अब इनिशियल मोल्स 2, 3, 4 है। अब एक्चुअली यहाँ पे केसी भी तुमको दिया है, इस रिएक्शन का जो केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये ले लो, जैसे मान लो हम 2 ले लेते हैं, और इसका एज्यूम कर रहे हैं ये जस्ट हम लोग, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम चलो 1 लीटर ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हमको ये सारा इंफॉर्मेशन ये हमको गिवन है। अब एक्चुअली में हमको ये नहीं बताया जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर बी का कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है। जैसे पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन किए थे, उसमें भी इसी तरह का सिनेरियो था, लेकिन वहां पे एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया था कि रिएक्शन होने के बाद क्या बोला गया कि सी का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। तो उससे हम लोग ये आइडिया लगाए थे ना कि अगर सी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? यस। बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे तुमको वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट का हमको जरूरत पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे हम खुद से नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से शिफ्ट होके ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, क्योंकि अभी इनिशियली जो है हमारे पास दोनों के मोल्स अवेलेबल हैं, तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दोनों डायरेक्शन से ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। अब किस डायरेक्शन के थ्रू यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो बिना रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाले हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली रिएक्शन कोएफिशिएंट का जरूरत यहीं पे पड़ता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है ना वो हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन के इनिशियल में भी वो डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ टाइम होने के बाद भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट थ्रू आउट द रिएक्शन कभी भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसका वैल्यू। और रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी सेम एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन होगा ना वो सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन जैसा ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करना चाह रहे हैं Q, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, जैसे हम लोग लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते थे बिल्कुल वैसा ही, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब फर्क सिर्फ ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम लिखते थे, ए और बी सबका इक्विलिब्रियम में चाहिए हमको। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइम पे रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इनिशियली हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का वैल्यू निकाल रहे हैं तो खुद देखो तुम लोग, इनिशियली अगर हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C क्या है ये बताओ तो। इनिशियल सर कंसंट्रेशन 4। C 4, क्योंकि वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, वो मोल्स लिए हैं हम लोग 4 मोल, तो मोल्स बाय वॉल्यूम करोगे कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो 4 आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा 2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का हो गया 3, पावर सब पे 1 है क्योंकि कोफिशिएंट सबका 1 1 है। तो ये देखो सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, 4/6 हो गया, मतलब 2/3। ठीक है, तो एक्चुअली जो Q का वैल्यू आया ये हमारा 2/3 है, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ये 2/3 है इनिशियली। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का जो वैल्यू है हमारे पास, ये है हमारे पास 2। ठीक है, अब खुद तुम लोग बताओ कि इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब यहाँ बताना, यहाँ पे 3 केसेस हम लोग कंसिडर करते हैं। केस 1 क्या है, 3 केसेस आता है ऑब्वियसली। Q का वैल्यू देखो, वो आइदर तुम्हारा Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे बड़ा हो सकता है, या फिर Q का वैल्यू जो है वो Kc से छोटा हो सकता है, या फिर Q का वैल्यू वो Kc के इक्वल हो सकता है। यही 3 केस पॉसिबल है। तो केस 1 अगर हम लोग कंसिडर करें कि Q इज लेस देन Kc, ठीक है। सेकंड केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं केस 2, Q इज ग्रेटर देन Kc, और थर्ड केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं केस 3, Q इज इक्वल टू Kc।
चलो सबसे पहले फर्स्ट केस में तुम लोग बताओ, अगर Q इज लेस देन KC तो इसमें रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड। बैकवर्ड? फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड? सर बिकॉज की फ्रैक्शन जो हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है हमारा, वो क्या आता है, ऊपर जो आता है हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है और नीचे जो होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो Kc अगर बड़ा है Qc से, इसका मतलब क्या हुआ, चलो फर्स्ट केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, तो Kc अगर Q से बड़ा है तो अभी और ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट अभी Q का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम Kc जैसा ही होता है। तो जो प्रोडक्ट अभी आया है हमारे पास, जो रेशियो आ रहा है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का, जो रेशियो आ रहा है वो अभी Kc के इक्वल नहीं आ पाया है। मतलब जितना प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए उतना प्रोडक्ट अभी नहीं फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, क्योंकि Qc तो हम लोग इनिशियली डिटरमाइन कर रहे हैं या रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन Kc जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू है। तो अगर इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू अभी उतना रेशियो अटेन नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फर्स्ट केस में क्या हुआ कि अभी और फॉरवर्ड वो शिफ्ट हो सकता है, मतलब और ज्यादा से ज्यादा अभी इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये देखो, पहले केस में ध्यान रखना, अगर Q का वैल्यू तुम्हारा लेस देन Kc हो गया तो इस केस में जो नेट रिएक्शन होगा ना हमारा, नेट रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट अगर प्रोसीड हो रहा है तो इसी लेफ्ट टू राइट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? खुद बताओ Yes. तुम लोग, अगर रिएक्शन लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, यही तो है लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट टू राइट वाला केस है। तो लेफ्ट टू राइट अगर प्रोसीड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो नेट रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो केस वन का ये हो गया, Q जब लेस देन Kc हो। अब Q का वैल्यू अगर ग्रेटर देन Kc हो गया, इस केस में क्या होगा हमारा नेट रिएक्शन, बताओ? बैकवर्ड। सर बैकवर्ड। हाँ, नेट रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड हो रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा केस तो तुम लोग को पता ही है, Q अगर इक्वल टू Kc हो गया, इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे है। तो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। तो ये तीन केसेस पॉसिबल होते हैं। अब ये Q का वैल्यू डिटरमाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमको एक्चुअली में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ही देख लो तुम, इस केस में हम लोग Q का वैल्यू डिटरमाइन कर चुके हैं, ये 2/3 आया और Kc हमको दिया हुआ है 2। तो यहाँ खुद देखो Q का वैल्यू क्या है, लेस देन Kc है ना। तो इस केस में अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है हमारा Q का। एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि Q कैन बी डिटरमाइंड, ये ध्यान रखना, एट एनी पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के किसी भी टाइम पे या किसी भी पॉइंट पे हम लोग Q को डिटरमाइन कर सकते हैं, और Q को डिटरमाइन करके हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड किस डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो रहा है उस गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, बात समझ आ गया? यस और नो? क्योंकि इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये Q का सिग्निफिकेंस आएगा, या फिर क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो वहां पे Q फाइंड आउट करके हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सर हाँ बोलो। सर अगर पता चल गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, तो वो क्वेश्चन को क्यों कैसे इजी कर सकते हैं बनाने में? इजी नहीं करेगा यहाँ पे, अगर जैसे तुमको ये दे दिया, जैसे इसी क्वेश्चन में हम बोल दिए तुमको यही क्वेश्चन है हमारा,
तुमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियली जो है ए का 2 मोल्स है, बी का 3 मोल्स है और सी का 4 मोल्स है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और Kc2 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 1 लीटर है। अब यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये क्वेश्चन तुमको दिया गया है, या फिर व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ही लिख लो, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि क्या कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे, और तुमको ये भी नहीं दिया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम पहले क्यू ही निकालोगे ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कितना कंसंट्रेशन अवेलेबल होगा, उसके लिए तो हमको ये पता करना होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है या बैकवर्ड से। सर हाँ बोलो। सर अगर कुछ भी मान के चलते हैं रैंडमली और अगर वो नहीं सही हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। हाँ, तब उतना 2 स्टेप में करने जाओगे तुम पहले, बताओ उतना मेहनत करने का टाइम मिलेगा कोई एग्जाम में? करने का तो तुम दोनों कर सकते हो, कोई भी तुम एक रैंडमली अज्यूम कर लो कि हम फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर मान लो उस केस में नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गया, फिर सेकंड वाला अजम्पशन करोगे। समझ में आ रहा है बात? तो हम क्यों ना पहले ही हम डिसाइड कर लें कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए तो हम लोग क्यू डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्यू का जरूरत पड़ेगा। अगर हमको बोल दिया गया कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी, तो उसके लिए हम पहले क्यू निकालेंगे। अब क्यू अगर हमको पता चल चुका है तो यहाँ पे हम लोग क्यू को कंपेयर किए, क्यू निकाल लिए इनिशियली, उसके बाद केसी से कंपेयर किए, क्यू इज लेस देन केसी, तो हमको पता चल चुका है यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम आने वाला है यहाँ पे। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम आने वाला है तो यहाँ पे हम लोग मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइनली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये मान लो ए का एक्स मोल्स रिएक्ट किया तो 2 माइनस एक्स बचा हुआ होगा, बी का 3 माइनस एक्स होगा और सी का क्या होगा 4 प्लस और एक्स हो प्लस जाएगा। है। तो अब यहाँ पे तुम केसी का एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये यहाँ मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं और वॉल्यूम 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन भी सेम ही रहेगा, पावर 1 ही है। ये क्या होगा 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, और केसी का तुमको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 है, तो इसको सॉल्व करके तुम एक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते हो? बोलो, एक्स आ सकता है यहाँ से हमारा, यस सर। और एक्स आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तीनों का डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी ए बी और सी तीनों का। यस सर। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ क्यू का, तो इसलिए क्यू का जरूरत पड़ता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम क्यू नहीं बताए थे, इसलिए वहां पे जो क्वेश्चन कराए थे वहां पे ये बता दिया गया था कि रिएक्शन जो हो रहा है उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब वहां उससे भी हम लोग श्योर हो गए कि ऑब्वियसली फॉरवर्ड में जा रहा होगा, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ा ना नए वाले इक्विलिब्रियम पे। इस टाइप का किए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन, तो अगर वहां पे क्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए रहते हम लोग तो वहां पे क्यू से ही हम लोग डिसाइड कर लेते, अगर नहीं भी दिया रहता फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है या बैकवर्ड, तो फिर भी हम लोग क्यू का यूज करके निकाल सकते थे। ठीक है, समझ आ गया बात? यस सर। चलो ठीक है, फटाफट इसको लिख लो, तीनों केसेस लिख लो, फिर उसके बाद आगे हम लोग ली चैटलियस प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। हो गया? यस सर। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कौन कौन सा फैक्टर्स जो होगा वो कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर को इफेक्ट करेगा। तो उसी चीजों को स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो तुम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत,
केमिकल का पूरे इक्विलिब्रियम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और ये सारा इक्विलिब्रियम में जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिए हम लोग, प्रेशर चेंज कर दिए, वॉल्यूम चेंज कर दिए, या कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, तो ये सारे चेंजेस करने से, क्योंकि तुम लोग को बताए थे कि इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं होता है कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। हम लोग ये सारे चेंजेस करके कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारा चेंजेस करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है ना। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब अगर हो गया तो वापस से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, वो सारा चीज हम लोग ये लीच एटलियस प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं आसानी से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो लीच एटलियस प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, स्टेटमेंट इसका लिख लो, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम ऑलरेडी पहले से इक्विलिब्रियम में है, इज सब्जेक्टेड टू a change in temperature, pressure, ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, द सिस्टम, कॉमा दे के लिखना, द सिस्टम रिएक्ट्स इन ए वे, रिएक्ट्स इन सच ए वे, ऐसे लिख लेना, दैट partially offsets the change while reaching a new state of equilibrium। ठीक है, तो ये लीच एटलस प्रिंसिपल का डेफिनेशन। देखो, इसको सिंपलर टर्म्स में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी सिस्टम हमारा ऑलरेडी पहले इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, और उस इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग ये सारे टर्म्स में, अगर ये सारे फैक्टर्स में अगर हम लोग चेंज कर दें, मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया, इन सब में से कोई एक चीज भी हम लोग चेंज कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ठीक है, कुछ भी चेंज कर दिया इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन क्या चाहेगा ना, रिएक्शन हमेशा ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वापस से नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो रिएक्शन क्या करेगा ना, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने का कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को ना मिनिमाइज कर सके, या उस चेंज की वजह से जो उसके इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ा है उसको ऑफसेट कर सके, या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। यही बात है सर, कि वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से वो जो चेंज आया है ना, उस चेंज का इफेक्ट जो हो सके वो मिनिमाइज हो सके। बात समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर सिस्टम का टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस था, उसको 35 कर दिए, तो फिर वापस वो 30 डिग्री पे आना चाहेगा, यही है? तो वापस से 30 डिग्री पे नहीं आना चाहेगा, ये बोलना चाह रहे हैं हम, वो 35 डिग्री पे ही नया इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उसका, समझ रहे हो ना? यस। वापस से 30, अगर हम लोग 35 कर दिया तो वापस से 30 कैसे आ जाएगा? टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तो वो तो 35 ही रहेगा ना फिर। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर मान लो चेंज किए, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब होगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नया इक्विलिब्रियम अटेन करना होगा उसको उस टेम्परेचर पे। अब उस टेम्परेचर पे नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो क्या होगा, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेगा जिस डायरेक्शन में वो उसके इफेक्ट को, उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट आया है उसके इफेक्ट को वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंटेनर, जैसे किसी कंटेनर में हमारा रिएक्शन जो है वो
हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम उसका 1 लीटर था, अगर वॉल्यूम बढ़ा के हम लोग 2 लीटर कर दिए, वॉल्यूम बढ़ा के 2 लीटर कर दिए, तब रिएक्शन वापस से 1 लीटर थोड़ी ना कर सकता है अपने से, कर सकता है क्या? बोलो। तो वो उसी 2 लीटर पे ही वो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, लेकिन उस नए इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो उसके इफेक्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, उसके इफेक्ट को पूरा ऑफसेट कर सके, मतलब कम कर सके उसके इफेक्ट को, उसकी वजह से जो इफेक्ट आया है उस चेंज की वजह से उसको वो मिनिमाइज कर सके। बात समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है, वो सारा एक एक करके हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है? समझ आ गया ना स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? चलो अब हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ, सबसे फर्स्ट जो है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, रिएक्शन ए गैस ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा बी गैस में, यही हमारा रिएक्शन है। इसमें केस 1 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। इफ कॉन्सेंट्रेशन, चलो इसको ऐसे लिख लो, सिंपल सा लिख, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब ए के कंसेंट्रेशन को हम लोग इक्विलिब्रियम, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, हम लोग केसी जैसे एज्यूम करते हैं, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है ये रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ए के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दे रहे हैं। तब ए के कंसेंट्रेशन को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, बताओ तो। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस, रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल, अगर हम लोग ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा जहां पे ए के कंसेंट्रेशन को क्या कर सके, वो डिक्रीज कर सके। क्योंकि अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उसको अपोज करेगा ना, उस चेंज को अपोज करेगा। तो ली चार्टलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, मस्ट डिक्रीज। बताओ, यही तो है यस अपोज सर। करना। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेस प्रिंसिपल हम लोग बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट डिक्रीज। अब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर डिक्रीज होना है तो तुम लोग खुद ही बताओ कि ए के कंसेंट्रेशन को डिक्रीज होना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होकर डिक्रीज हो सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ऑब्वियसली अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तभी वो ए के कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर सकता है। तो इसलिए इस केस में रिएक्शन नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या होगा, वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। बात समझ में आया? तो यही है ली चार्टलेस प्रिंसिपल कि रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज के इफेक्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। सर हाँ, सर मतलब ये प्रिंसिपल भी एट लास्ट डायरेक्शन ही बताने में हेल्प करता है। हाँ, एक्चुअली हम लोग ये डायरेक्शन ही तो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि नया इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग कुछ डिस्टरबेंस करें, उसके कोई फैक्टर को अगर हम लोग चेंज कर दें तो उस चेंज का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या इफेक्ट करेगा, वो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम जो है वो वापस से हमेशा इक्विलिब्रियम ही अटेन करना चाहेगा ना। अगर पहले से वो इक्विलिब्रियम में था और कुछ हम लोग चेंजेस करके उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए तो ऑब्वियसली वो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना चाहेगा या नहीं, ये बताओ। यस सर। तो उस नए इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिशमेंट में वो मतलब वो उसको कैसे अचीव कर सकता है,
मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो फॉरवर्ड जाके अचीव कर सकता है या बैकवर्ड जाके अचीव कर सकता है। ठीक है, तो वही सारा चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इसमें लीच एटलस प्रिंसिपल में। तो एक्चुअली ये लीच एटलस प्रिंसिपल में ये फर्क है कि पहले जो था रिएक्शन कोएफिशिएंट वो तो हम लोग चेंज मेजर कर रहे थे, वो रिएक्शन के किसी भी टाइम पे हम लोग वो डिटरमाइन, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे वो सारा चेंजेस कर रहे हैं। एक बार वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, उस पे हम उसके बाद हम लोग वहां पे इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है वहां पे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, हाँ बोलो। सर प्लीज आप ये पहला जो मतलब लिखवाए हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ये दोबारा से समझा सकते हैं, हम डिस्कनेक्ट ही हो गए थे। दोबारा से ये समझा सकते हैं, चलो देखो एक लाइन में। लीच एटलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे एक एक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, वो उस चेंज को अपोज करेगा। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए एक एक कंसंट्रेशन को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए किसी भी हालत में। तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है हमको पता है, तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? खुद बताओ तुम लोग। ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगा, तभी तो रिएक्टेंट जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में बनेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना कम होते जाएगा। तो इसलिए इस केस में रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसके बाद वो नया इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, यस सर। चलो अब सेकंड केस इसमें अगर हम लोग कंसिडर करें, तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, तुम लोग खुद बताना। अब सिंपल सा चीज हो गया, अगर हम लोग सर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड पे, रिएक्शन। हाँ इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब बी बी जो है हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली लीच एटलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए, और इस केस में रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, नया जो इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, Increase. इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा बताओ। इफ, जल्दी बताते जाओ। रिएक्शन। हाँ, इफ कंसंट्रेशन, अब ये सारा इक्विलिब्रियम पे हम लोग कर रहे हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी जल्दी। बैकवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड। सर। चलो ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब फोर्थ केस हम लोग ले लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, तो फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, सबको रिलेट कर पा रहे हो ना तुम लोग लीच एटलस से? इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को। कंसंट्रेशन का, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन पे, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे, वो सारा चीज समझ आ गया तुम लोगों को? Yes, sir. चलो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, उसको ट्राई करना, बस समझाने के लिए हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद फिर जब सारे हम लोग कंसिडर कर लेंगे सारा फैक्टर्स, तब फिर सबका कंबाइंडली क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है सॉरी, 1 mole each of A and B are taken in 1 liter container
एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसका रिएक्शन हमको दिया गया है, ये रिएक्शन है ए गैस से ये बी गैस, या फिर टेकन के जगह प्रेजेंट लिख लो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, इसमें पहला केस, पहला निकालना है तुमको केस सी, ऑप्शन 2, इफ 2 moles of A are added at equilibrium, predict the direction of reaction till new equilibrium is established. And option 3, calculate new equilibrium concentration of A and B. चलो जल्दी जल्दी बताओ। बस जो अभी चीज एक्सप्लेन की है उसी के बेसिस पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया? हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं सुन रहा है क्या? यस सर। बताओ जल्दी से, इसमें क्या है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन सर है। पहले का 1, पहले 1 सर, सेकंड में फॉरवर्ड और थर्ड का 2 और 2। अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट का 1, केसी आ गया 1, सेकंड का रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? Forward. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ओके। और थर्ड में 2 2। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट न्यू इक्विलिब्रियम 2 मोलर, और बी का 2। बी का भी 2। सबका आ रहा है यही चीज? देख लो, किसी को डाउट है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है किसी को? एक्सप्लेन तो नहीं करना है इसको? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है। यस और नो एक बार बोल दो जल्दी से, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम दें, जैसे एक ये दिया हुआ है हमको सी सॉलिड, ये रिएक्शन दिया हुआ है CO2 गैस और 2CO गैस, ठीक है। ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है और बोला जा रहा है एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या कर दे रहे हैं, ये इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये बताना है। कंसंट्रेशन ऑफ CO इंक्रीज कर दे रहे हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और तीसरे केस में बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन तीनों में बताना है रिएक्शन जो है, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, किस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा। चलो फर्स्ट वाले केस में बताओ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ा दें, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड।
सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। सबको बात समझ आ रहा है? CO अगर बढ़ा दिए तो कंसंट्रेशन ऑफ CO बैकवर्ड। 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 और अमाउंट ऑफ C अगर इंक्रीज कर दिए तो नो चेंज। नो इफेक्ट। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, तो इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? Kc का जब एक्सप्रेशन लिखोगे यहाँ पे, तो Kc के एक्सप्रेशन में क्या आता है हमारा? सिर्फ क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा क्या? कार्बन सॉलिड इसके कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग नो सर। एक्सप्रेशन में? नहीं। तो इसका इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर तुम करते हैं इसके बारे में कुछ बताएं हैं सर आप कभी? बताए नहीं है सर रीजन कुछ सॉलिड और लिक्विड को नहीं करने का? रीजन लिखाया गया है ना तुम लोग को? लिखाए हैं या नहीं, ये बताओ। हेलो, बताओ जो जो क्लासेस किए होंगे रीजन लिखाए हैं तुम लोगों को? सर लिखाए हैं। एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है ना, उसका एक्चुअली डेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करते हैं, कंसंट्रेशन या फिर डेंसिटी। सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता, ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसके कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में मिनिमल चेंजेस आते हैं, या फिर उस इतना कम चेंजेस होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस। तो इसलिए उसके कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में। तो इसलिए सॉलिड के कंपोनेंट को तुम ऐड या रिमूव भी कर दो तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, ठीक है। वॉल्यूम से क्या वॉल्यूम? सॉलिड इंक्रीज करेंगे तो अवेलेबल वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा। अरे उतना ज्यादा डिक्रीज कितना तुम ऐड कर दोगे, वो थोड़ी कंसिडर करते हैं हम लोग, आइडियल सिनारियो लेके बात करते हैं ना, रियल गैसेस का थोड़ी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, सारा आइडियल सिनारियो होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना चेंजेस होगा वॉल्यूम में, वो तो बहुत ही कम होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते। ओवरऑल जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फिर वो इतना कम होगा कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल सिनारियो लेके हम लोग यहाँ सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं। जनरली जितने भी गैसेस जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, वो तो रियल गैसेस जहाँ पे पढ़े हो वहां पे हमको वो चीज पर्टिकुलर स्टडी करना था। बाकी अदर जहाँ पे भी गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सारा तो आइडियल गैस ही अज्यूम कर, रियल गैस अज्यूम करके कहीं सॉल्व करते हैं क्या हम लोग? ये बताओ। नो सर। गैसेस जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहां पे रियल गैसेस इक्वेशन यूज करते हो, या सब जगह देखोगे आइडियल गैस PV = nRT ही तो यूज करते हैं ना हम लोग, यस या रियल वाला वांडर वाल इक्वेशन यूज करने लगते हो, ठीक है। तो बाकी अदर जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ भी गैसेस इन्वॉल्व होंगे, सारा रियल सिनारियो ही यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब पर्टिकुलर अगर तुमको वो चैप्टर में पढ़ना था इसलिए हम लोग रियल गैसेस का वो डिटेल में किए हैं वहां पे, बाकी कहीं भी यूज होगा तो वो आइडियल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। सेकंड हो गया ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। चलो अब प्रेशर में यहाँ पे एक्चुअली देखो, जैसे कि यहाँ पे दो दो केसेस हमको कंसिडर करना होगा प्रेशर का जब हम लोग इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा केस 1, ठीक है, ये ध्यान रखना कि डेल्टा NG ये हमारा नेगेटिव है,
ठीक है। अब डेल्टा एनजी नेगेटिव समझो, डेल्टा एनजी निकालने का प्रोसेस तो तुम लोग को बता चुके हैं, वो फॉर्मूला डेल एनजी क्या होता है, यस और नो? यस सर। टोटल नंबर ऑफ, वो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग उस टाइप के रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कंसिडर करें, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन वाला N2 + 3H2 गैस, ये बना रहा है हमारा 2NH3। ठीक है, तो यहाँ क्या है, डेल्टा एनजी हमारा देख लो नेगेटिव है ना, इस केस में डेल एनजी निकालोगे तो 2 माइनस ये क्या हो गया 4, तो ये -2 नेगेटिव वैल्यू है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम एक बार मान लो रिएक्शन अचीव कर चुका है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, टोटल प्रेशर जो है इसको हम लोग इंक्रीज कर दिए। तो अगर हम लोग टोटल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा ये बताओ, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेट प्रिंसिपल वो प्रेशर को क्या करना चाहेगा, घटाना चाहिए। प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा। रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। अब प्रेशर को डिक्रीज कैसे कर सकता है वो, मतलब उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकता है ना, तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में मूव करने से उसके इफेक्ट को, मतलब वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सके। तो ये बताओ इस केस में अगर डेल्टा एनजी हमारा नेगेटिव है तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसके इफेक्ट को वो मिनिमाइज करने के लिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। क्यों? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए। एक्चुअली यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं ना, मोल्स के टर्म में बात करते हैं क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल। बैकवर्ड। चलो देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग मोल्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, मोल से कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है या नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होगा गैस का, प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है। रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, प्रेशर को घटाने का कोशिश कर रहा है। तो प्रेशर को घटाने की कोशिश में वो क्या चाहेगा कि जितना कम से कम मोल प्रोड्यूस हो, ठीक है, उतना ज्यादा वो प्रेशर को डिक्रीज कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर रिएक्शन को प्रेशर डिक्रीज कराना है तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वो क्या चाहेगा कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जहां पे क्या हो, कम से कम नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस का वो प्रोड्यूस हो। तो तुम लोग खुद बताओ कि ये तुम रिएक्शन तुम्हारे पास है, जैसे ये डेल्टा एनजी नेगेटिव वाला जो रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में तुम लोग देखो किस डायरेक्शन में जाने से नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस का वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मस्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, ये बताओ। Please. डिक्रीज, तभी तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना, समझ रहे हो? उसके इफेक्ट को वो मिनिमाइज करना चाहता है, प्रेशर को वो घटाना चाह रहा है। तो प्रेशर को घटाने के लिए नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा या कम प्रोड्यूस करना चाहेगा, खुद बताओ। नंबर ऑफ मोल्स वो जितना कम प्रोड्यूस करेगा उतना कम प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा ना, यस और नो? Yes, sir. तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि सो इट विल प्रोसीड in the direction
where the moles of gas decrease. ठीक है, मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब खुद देखो किस डायरेक्शन में जाने से मोल्स डिक्रीज होगा इस केस में, अगर डेल्टा एनजी हमारा नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो द रिएक्शन shifts in the forward direction। ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलो तो ये पहला केस हो गया कि डेल्टा, इसलिए ये बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर में तुमको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि वो उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, क्योंकि डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें देखेंगे हम लोग दूसरा, वो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग केस 1 कंसिडर किए हैं, डेल्टा एनजी नेगेटिव वाला केस। तो डेल्टा एनजी नेगेटिव में अगर रिएक्शन का डेल्टा एनजी नेगेटिव है और प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डेल्टा एनजी नेगेटिव है और प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज, हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, अभी आ रहा है। कितना देर से गायब थे यार, 1 मिनट रुको, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। टेलीग्राम दिख रहा है। वेट अ मोमेंट। आद्या होस्ट शिफ्ट करो। चलो अब दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, डेल्टा एनजी नेगेटिव है और प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर को डिक्रीज करने से बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो इस केस में रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये पहले देख लेना, अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तुमको देखना होगा कि रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है। डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है, प्रेशर इंक्रीज किए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, प्रेशर अगर डिक्रीज किए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप लिखे हैं, सो इट विल प्रोसीड इन डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसेस डिक्रीज, तो सर ये मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट साइड का बात हो रहा है या प्रोडक्ट साइड का? जिस डायरेक्शन में मोल्स कम फॉर्म हो रहा है उस साइड का बात कर रहे हैं ना। अब जैसे देखो NH3 अगर डिकम्पोज करके तुम्हारा इधर जाएगा, रिएक्टेंट साइड में जाएगा, तो इस साइड में देखो अगर NH3 डिकम्पोज करके N2 और हाइड्रोजन बना रहा है तो यहाँ पे ये कितने मोल्स बन रहे हैं? ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोड्यूस होंगे ना, ये बताओ। यस सर। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोड्यूस होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को घटाना था तो ये प्रेशर डिक्रीज होगा या प्रेशर और बढ़ जाएगा? सर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को घटाना है, तो प्रेशर को घटाना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए गैस का, वो कम प्रोड्यूस होना चाहिए, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा ना।
जिस डायरेक्शन में कम से कम गैसियस मोल्स प्रोड्यूस हो। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो दोनों में हम लोग चेक कर लेंगे क्या कि कहाँ पे गैस के मोल्स जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाने से कम गैसियस मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो कहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा ये बताओ, फॉरवर्ड जाने पे या बैकवर्ड जाने पे? वो कैसे हम लोग देख लेंगे? वो डेल्टा एनजी के साइन से तो तुमको पता चल जाएगा ना। यस सर। तो इसीलिए ये डेल्टा एनजी का केस लिखे हैं कि डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि डेल्टा एनजी नेगेटिव है। जैसे ये हमको पता चल गया तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट में जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट में कम मोल्स है गैस का। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि वहां पे कम गैस के मोल्स प्रेजेंट है। और प्रेशर अगर घटा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट साइड में ज्यादा मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यस सर समझ गए। अब केस 2 हम लोग ले रहे हैं। इस केस में अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव रखें हम लोग, ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ये N2O4 गैस, ये जो है कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस NO2। इस केस में देखोगे डेल्टा एनजी तुम निकालोगे तो क्या आएगा, 2 - 1, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट हम लोग कंसिडर करें इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये बताओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू ली चाटलेट्स प्रिंसिपल रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो इंक्रीज कर जाएगा, और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, सेकंड केस इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड तो हो गया, टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, मतलब डेल्टा एनजी हमारा पॉजिटिव है और टोटल प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये अभी आसान लग रहा है, क्वेश्चन अभी इसके प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो वहां पे तुम अच्छे से विजुअलाइज करना सीखोगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो थ्योरेटिकली तो अभी लग रहा होगा एक फॉरवर्ड हो रहा है तो एक बैकवर्ड, वहां पे तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में वहां पे डिसाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि वहां सारा केसेस एक ही साथ तुमको देखना पड़ेगा, चेक करना होगा। यहाँ तो अलग अलग करके हम कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ सभी का इफेक्ट तुमको एक ही साथ देखना होगा। पहले वो डिसाइड करना होगा किस में चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर सारा तुमको वो याद रहना चाहिए, समरी टाइप का तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, तब भी फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज किए तो इस केस में रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंटली लग रहा हो, कन्वीनियंस है कि आसान है। चलो, ये हो गया केस 1 डेल्टा एनजी नेगेटिव, केस 2 डेल्टा एनजी पॉजिटिव। तीसरा हम लोग केस ले रहे हैं यहाँ पे जो है डेल्टा एनजी 0, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसका डेल्टा एनजी 0 भी हो सकता है। रिएक्शन बता सकते हो? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, H2 गैस प्लस I2 गैस, ये नो दोनों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या बोल रहे हो? तो इसका No. डेल एनजी, हाँ इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 - 2 ये 0 हो गया डेल एनजी। तो इसमें क्या होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि दोनों साइड देखो नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है, इक्वली है ना। रिएक्टेंट साइड भी जाएगा तो वो 2 ही मोल्स बनेगा, प्रोडक्ट साइड भी 2 ही मोल्स। डेल्टा एनजी 0 है इस केस में, तो इसलिए मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे इस केस में तुम प्रेशर चेंज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो सो नो इफेक्ट ऑन मोल्स, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, मतलब जो इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन था उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि दोनों साइड तो Yes, नंबर sir. ऑफ मोल्स क्या है, वो तो सेम ही है, 2 मोल्स ही है। तो इस केस में क्या, इस केस में रिएक्शन जो है
उस पे, उसके कंपोजिशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे? बोलो। तो प्रेशर, अगर तुम्हारा रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है, अगर तुमको पहले ही दिख गया कि डेल एन जी 0 है हमारे रिएक्शन का, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि वहां पे अगर तुम प्रेशर चेंज भी कर दिए, प्रेशर का चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। चलो, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ, लिख लियो ये सारा केसेस, तुम लोग कंसिडर कर ली, यस सारा सर। नोट डाउन कर चुके हो? जितने भी 3 केसेस थे, ये तीनों केसेस हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो तुम लोग, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा ना, वो सारा प्रेशर का जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर पे पड़ता है ना। तो उसको रिलेट करने के लिए ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम अगर हमको कंपेयर करना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारा तीसरा केस है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहां भी वैसे ही 3 केस बनाना पड़ेगा हमको, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव और डेल्टा एन जी 0। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही करना होगा। तो ये ध्यान देना, अगर हम लोग इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, तो वॉल्यूम अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ना, तो वॉल्यूम को हम लोग प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है। जो भी हम लोग यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम जो चेंजेस कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा होगा ना, टेम्परेचर तो कोई टेम्परेचर चेंजेस तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। बोलो। यस सर, नहीं हो रहा तो है। अगर टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ याद है? यस सर। यस सर। तो अगर वॉल्यूम हम लोग चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं इनकेस अगर मानो, तो प्रेशर क्या होगा एट द सेम टाइम? डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस होगा तो रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, और रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इट शुड इंक्रीज क्या, नंबर ऑफ मोल मोल्स ऑफ प्रोडक्शन। गैस। ठीक है, गैसियस मोल्स प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करना चाहेगा या इंक्रीज करना होगा उसको। तो इस केस में ये क्या करेगा, प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसेस क्या, इंक्रीजेस। समझ आ गया बात? तो यहाँ भी हम लोग 3 केसेस कंसिडर करके कर सकते हैं या नहीं? चलो हम तीनों केसेस लिखते हैं, उसमें तुम लोग जल्दी जल्दी बताना क्या होगा इफेक्ट। ठीक है, केस 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, केस 1 जिसमें कि हमारा डेल्टा एन जी जो है ये पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। तो इसमें फर्स्ट बोला जा रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज कर दिए। तो बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। सबको समझ आ रहा है ना? तुम लोग अच्छे से एक बार विजुअलाइज करके बताना, ऐसे ही मत बोल दो दूसरे का सुन के। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो केस 2 हम लोग ले रहे हैं। केस 2 में हमारा डेल्टा एन जी क्या है, ये नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है और यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। इस केस में बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड।
यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड। और अगर वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर दें फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। केस 3, डेल्टा एन जी 0। बोलो। सर नो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, मतलब यहाँ पे कंपोजिशन जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंजेस करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बताना, अगर उसके मोल्स पे तो चेंजेस नहीं पड़ रहा है इक्विलिब्रियम पे, पार्शियल प्रेशर पे कोई चेंज पड़ेगा क्या हर एक गैस के? ईच गैस के पार्शियल प्रेशर पे चेंज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? खुद बताओ तुम लोग। गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ देखो सर। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डेल्टा एन जी 0 है, वॉल्यूम अगर चेंजेस कर दिए तो वॉल्यूम चेंजेस करने से ऑब्वियसली उसके इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो जैसे मान लो ये है, ए गैस से बी गैस जा रहा है, तो इसमें गैस के पार्शियल प्रेशर पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, जैसे मान लो ए गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हमको लिखना है तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, अगर वॉल्यूम हम लोग चेंजेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज करने से टोटल प्रेशर तो चेंज होगा या नहीं होगा? पी टोटल तो चेंज होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर पे तो चेंज आएगा ना। यस सर। तो ये पी टोटल तो चेंज कर रहा है हमारा। तो ये पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताना है। सर रहना तो नहीं चाहिए। देखो एक्चुअली पार्शियल प्रेशर जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा क्या? मोल मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय एन टोटल। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पे जितना ए का कंपोजिशन होगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी अगर 0 है तो कंपोजिशन तो चेंज नहीं होता है। कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो एन ए बाय एन टोटल अगर करोगे तो वो क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? यस सर। ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन पी टोटल तो चेंज होगा ओवरऑल। जब वॉल्यूम अगर चेंज कर दे रहे हो तुम तो ओवरऑल टोटल प्रेशर तो चेंज होगा कंटेनर का या नहीं होगा? बोलो। पीवी इक्वल टू एनआरटी जस्ट अप्लाई करो यार। होगा जैसे सर। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रेशर को तो इम्पैक्ट करेगा। तो पी टोटल तो हमारा चेंज होगा।
तो पी टोटल अगर चेंज होगा, ये अगर चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पार्शियल प्रेशर है ये भी क्या करेगा हमारा, ये चेंज करेगा। पार्शियल प्रेशर चेंजेस, समझ में आ रहा है बात? उसका मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स तो चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। ध्यान देना, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो कंपोजिशन तो चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर में चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है बताओ? मोल फ्रैक्शन में चेंज होने की वजह से आ रहा है या टोटल प्रेशर में चेंज पी होने की टोटल। वजह से? पी टोटल टोटल। प्रेशर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पार्शियल प्रेशर जो होगा, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो उस केस में मोल फ्रैक्शन चेंज होता है या टोटल प्रेशर चेंज होता है या फिर पार्शियल प्रेशर चेंजेस होता है। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकली एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग कि मोल फ्रैक्शन। हाँ बोलो। फिर इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन कांस्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझा सकते हैं? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहीं भी नहीं जा रहा है तो उसके कंपोजिशन में फर्क कैसे आएगा ये बताओ? ये बोल आएगा सकते क्या? हैं कि रेट दोनों का बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इंक्रीज कर रहा है एक साथ, और या फिर डिक्रीज कर रहा है। वो तो होता ही है, वो तो होगा ही ना इक्विलिब्रियम। वो तो किसी भी इक्विलिब्रियम में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तुम्हारा, जैसे डेल्टा एन जी 0 है तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। मतलब जो इनिशियल, जैसे क्या हुआ कि उससे पहले जैसे वॉल्यूम हम लोग डिक्रीज कर रहे थे या इंक्रीज कर रहे थे, डेल्टा एन जी पॉजिटिव था या डेल्टा एन जी नेगेटिव था, समझ में आ रहा है? तो वो जो पहला वाला इक्विलिब्रियम था, तो पहला वाला इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन होगा मान लो ए और बी का हमारा, उसके बाद जैसे ही मान लो अगर हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर दें या इंक्रीज कर दें, तो उसके बाद तो वो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है ना। तो नया इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश हुआ, उस नए वाले इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन आएगा अब हमारा, वो बिल्कुल वो कांस्टेंट तो होगा, बट वो पहले वाले कंपोजिशन से क्या है, वो डिफरेंट है ना। समझ में आ रहा है बात? यस सर। लेकिन इस केस में, थर्ड केस में क्या है, वो जो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उसमें जो कंपोजिशन है हमारा, वो कंपोजिशन भी बिल्कुल क्या है, वो जो पहला वाला इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन था वही सेम कंपोजिशन है। कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इनिशियल वाले इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन था ए और बी का, नए वाले इक्विलिब्रियम पे, फाइनल वाले इक्विलिब्रियम पे भी कंपोजिशन क्या है, वही हमारा सेम ही है, इक्वल कंपोजिशन है। ठीक है, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। समझ आया बात? यस सर। तो कंपोजिशन चेंज नहीं होने का मतलब वही हुआ, इक्विलिब्रियम तो नया स्टैब्लिश हो ही रहा है वहां पे। वो चेंज कर रहे हैं तो हम लोग, इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश हो रहा है ना नया, बट कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। जो इनिशियल कंपोजिशन था वही हमारा फाइनल कंपोजिशन है। ठीक है, यस सर। तो ये चीज है। लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा इस केस में। अगर डेल्टा एन जी 0 है हमारा, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा गैस का, ईच गैसेस का, इंडिविजुअल गैसेस का, वो चेंज होगा। साफ साफ दिख रहा है पार्शियल प्रेशर में चेंजेस होगा या नहीं बताओ? मोल फ्रैक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो टोटल प्रेशर में चेंजेस होने की वजह से उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देखो नेक्स्ट क्लास में इसका सारा क्वेश्चंस ही करने वाले हैं हम लोग, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। अभी थियोरेटिकली तो तुम लोग को समझ आ रहा होगा, क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। जब सारा हमको कंबाइंडली सारे केसेस को ध्यान में रखना होगा, तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगले क्लास में हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन। अभी एक दो चीज और बचा हुआ है, अभी हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देखे हैं, टेम्परेचर का भी इफेक्ट हम लोग को स्टडी करना है, वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग इससे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट डिस्कस कर दीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर का डाउट है, बना चुके हो तुम लोग? हाँ सर, मतलब बना रहे हैं अभी सर, तो 2-3 दिन में बन जाएगा। ठीक है, चलो तो डाउट भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तुम लोग एक काम करना, डाउट क्या बुकलेट का है? हाँ सर।
ठीक है, चलो उसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले बोलना है, डाउट है डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा? इसके बाद ये ली चैटलियस प्रिंसिपल के बाद। इसके बाद खत्म हो गया चैप्टर, यही तो है। सर इसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, इसके बाद आए। अभी इसमें टाइम लगेगा, इसमें अभी क्वेश्चंस कराना है, अभी क्वेश्चंस अभी तो 2-3 क्लास तो क्वेश्चंस में ही लगेंगे। टॉपिक मतलब यही है, ली चैटलियस प्रिंसिपल, और थियोरेटिकल चीजें ऐसे और एज सच कुछ नहीं है इसमें। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला चीज है, उसको कैसे हम लोग रिलेट करते हैं वेपर डेंसिटी से, एक वो चीज है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो वो सारा क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कर लेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकली तो ऑलमोस्ट यही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चंस ही हम लोग को करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आयोनिक होगा। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के कर सकते हैं, फिर उसके बाद आयोनिक, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। बुकलेट है ना सबके पास? बुकलेट है या नहीं? हाँ सर, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो तुम लोग। तो वो ग्राफ समझा दीजिए ना। ग्राफ में क्या तुम, हम ये बोल रहे हैं जैसे मान लो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो दोनों डायरेक्शन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है अभी? ये सर अभी तुरंत आना शुरू हुआ। हाँ, तो ये बोलना चाह रहे हैं उसमें, वही चीज बताया था ना कि इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों डायरेक्शन से अटेन हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से। अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियली कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो अभी हम लोग देखें ना, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड से भी अटेन हो सकता है, बैकवर्ड से भी अटेन हो सकता है। एक और लेकिन पॉइंट है कंसंट्रेशन इवेंचुअली जीरो हो गया। जीरो नहीं होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन अगर दिया हुआ है, तो उसमें रिएक्टेंट जो है ना, वो कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, मतलब जीरो, टेंडिंग टू जीरो में, जैसे लिमिट पढ़ते हो ना, टेंडिंग टू जीरो, तो टेंडिंग टू जीरो हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। वो लिखाए थे तुम लोग को सिग्निफिकेंस, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट? बहुत ज्यादा होगा, होगा ना। यस सर। तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम अवेलेबल है प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। सर लेकिन तो सर मतलब उस ग्राफ के हिसाब से इक्विलिब्रियम वहां ना अचीव हुआ जब दोनों अप्रिशिएबल अमाउंट में थे। क्या क्या क्या, आवाज नहीं आ रहा है। सर उस ग्राफ में बीच का सेंटर लाइन
बनाया गया था और जहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था, इसका मतलब बीच में जब दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट थे तब ना इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट रेट कांस्टेंट होने की जगह वापस गिरने लगा क्या? अच्छा, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद वो क्या है, जैसे ग्राफ देखो, रुको एक मिनट, हाँ गया, दिख रहा है स्क्रीन, यही है ग्राफ है ना? हम्म, हेलो, यही है ना ग्राफ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। यस सर। बोलो। देखो इक्विलिब्रियम तो यहाँ बीच में अटेन हुआ है, उसके बाद क्या है? रिएक्टेंट्स वापस जाके टेंडिंग टू जीरो हो गए। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या बोला जा रहा है कि H2 का और I2 ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, और HI का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो हो सकता है इस केस में ये जो HI का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और H2 और I2 घट रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है? हेलो, यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, यहाँ पे तुमको देखो, ये दोनों में तुमको टाइम देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक बार टाइम इधर से जा रहा है, एक बार टाइम इधर से जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली वही बताना चाह रहा है ना कि इक्विलिब्रियम देखो दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। एक, अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, इक्विलिब्रियम ये अटेन हुआ, तो ये देखो ये वाला जो टाइम है, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड से, टाइम का सर डायरेक्शन देखो किसकी तरफ जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों साइड का ग्राफ अलग अलग सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? अलग अलग सिनेरियो नहीं है, वो दो अलग अलग चीज बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों साइड से अटेन हो सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अटेन हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटेन हो सकता है। तो तुम अगर राइट हैंड साइड वाला देखो सबसे पहले, तो राइट हैंड साइड वाला अगर ग्राफ तुम देखोगे, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम की तरफ ग्राफ जो शिफ्ट हो रहा है, वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है या बैकवर्ड से? तुम खुद बताओ। राइट वाला में बैकवर्ड। क्या हो रहा है ये बताओ। राइट वाला में बैकवर्ड। HI का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, वहां घट रहा है ना? यस सर। तो HI का कंसेंट्रेशन घट रहा है और H2 और I2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से वो अटेन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? सर सर बस यही डाउट है कि रेड लाइन है पूरा कंटिन्यूएशन है क्या कि पूरा बीच में? कंटिन्यूएशन नहीं है, वो टाइम देखो, कंटिन्यूएशन रहता तो हम लोग एक ही डायरेक्शन से टाइम मेजर करते ना। यहाँ पे ओके टाइम, समझ गए समझ गए। टाइम दोनों डायरेक्शन से मेजर हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? हाँ आ गया। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, दूसरे में राइट हैंड साइड से। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कंटिन्यूएशन वो पूरा नहीं है, कंटिन्यूएशन रहता तो टाइम तो एक ही डायरेक्शन से मेजर करते हैं ना। ठीक है, यस सर। चलो, और कुछ? नो सर। चलो ठीक है फिर, कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो ग्राफ जो आके जहाँ पर मतलब जहाँ पर आके इक्विलिब्रियम अचीव करता है कंसंट्रेशन इज टू टाइम का जब ग्राफ बनाते हैं, तो यही जो फैक्टर्स है टेम्परेचर प्रेशर ये सब चेंजेस करने पे वो ग्राफ ग्राफ में कुछ चेंजेस होते हैं? ग्राफ में चेंजेस ऑब्वियसली होगा, जब उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही तो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना वहां पे हम लोग। यस सर। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन अगर नए इक्विलिब्रियम पे चेंज होगा, ग्राफ में भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। सर क्या चेंजेस होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है? वैसा ऐसा ग्राफिकल, मतलब क्या चेंजेस होगा वो न्यूमेरिकली तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, कि यस इनिशियली क्या कंसंट्रेशन था, फाइनल क्या था, तो उसको ग्राफ के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना भी बोला जाए तो रफली तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं।
यस और नो? यस सर। तो वही चीज वो पूछा भी जा सकता है वैसे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर ही लेंगे तो उसके बाद उसको ग्राफ में डिपिक्ट करना कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। रफली तो हम लोग बता ही सकते हैं ग्राफ में क्या चेंज होगा। यस सर। ठीक है, चलो और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।